साइंस 2 लेसन नंबर फर्स्ट आनुवंशिकता और उत्क्रांति। इसमें अपना उत्क्रांति का प्रमाण ये हो गया है टॉपिक। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आगे पेज नंबर 7 डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इनका सिद्धांत क्या है ये हमको इसमें पता चलेगा। डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणियों के असंख्य नमूने इकट्ठा किए और उनके निरीक्षण से डार्विन ने जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रसिद्ध किया। मतलब जो अस्तित्व बनाए रखता है, जो उस वातावरण के लिए खुद को अनुकूलित कर देता है, वही सक्षम होता है। यह इस डार्विन के सिद्धांत में बताया गया है। डार्विन ने इसके लिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक भी प्रसिद्ध की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह पुस्तक प्रसिद्ध की। इसमें स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। यह सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो एक प्रकार से जानलेवा होती है। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं। प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रहते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा अपनी भिन्न विशिष्टताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण करते हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयन का यह सिद्धांत बहुत दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में उसमें भी कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, चार्ल्स डार्विन ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया है, जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ऐसा सिद्धांत बताया है। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह नाम की पुस्तक भी प्रसिद्ध की है और उसमें जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें कहा है कि सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं और सभी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जो ये एक प्रकार से जानलेवा भी होता है। और इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है वही जीवित रहता है। इसका मतलब यह है कि जो सजीव हमारे सभोताल में जो वातावरण है उसके अनुसार खुद ने बदलाव ला सकता है, वही उस वातावरण के लिए अनुकूलित बन पाता है, ऐसा स्पष्ट किया। जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा अपनी भिन्न विशिष्टताओं के साथ नई प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं। अभी जो सजीव है पुनरुत्पादन की क्रिया करते हैं और नई विशेषताओं का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो डार्विन का सिद्धांत है, इसके अनुसार डार्विन का प्राकृतिक चयन का यह सिद्धांत बहुत दिनों तक सर्वमान्य रहा, परंतु बाद में क्या हुआ, उसमें भी कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया। अभी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे पहला पॉइंट बताया है प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। जो प्राकृतिक चयन है यह एक ही मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है, यह स्पष्ट हुआ। उसका दूसरा बताया है उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं दिया गया। जो उपयोगी होते हैं या तो निरुपयोगी होते हैं।
ऐसे परिवर्तनों का सिद्धांत स्पष्टीकरण डार्विन ने द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। जो उपयोगी होते हैं या तो निरुपयोगी होते हैं, इनका जो परिवर्तन होता है इसके बारे में स्पष्टीकरण डार्विन के सिद्धांत में नहीं है। तीसरा बताया है धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। कुछ परिवर्तन है प्राणियों में या वनस्पतियों में धीमी गतियों से होता है और कुछ परिवर्तन जो होता है वह तीव्र गति में होता है। इसका उल्लेख डार्विन के सिद्धांत में नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर साबित हुआ। फिर भी जो डार्विन का उत्क्रांति के विषय में जो भी कार्य है वो मूलभूत बताया गया है। आगे देखते हैं अभी पेज नंबर 8, वैज्ञानिकों का परिचय। इसमें डार्विन से वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। परिचय जैसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 इस अंग्रेजी जीवशास्त्री ने उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जीवशास्त्री के ने उत्क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि सजीवों की सभी प्रजातियां एक समान पूर्वजों से क्रमशः एवं हजारों वर्षों के कालावधि से विकसित हुई हैं। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया है। यह हुआ डार्विन का सिद्धांत। यह सब हमने देखा डार्विन ने जो भी खोज की है उसके बारे में। अभी आगे दूसरा टॉपिक है हमारा लैमार्कवाद। लैमार्कवाद, उसी को लैमार्किज्म कहते हैं। पढ़ते हैं अभी। उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीर रचना में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर निर्भर होता है। ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा गया है। जैसे उत्क्रांति होती है उस समय शरीर की जो रचना है उसमें परिवर्तन होता है। शरीर रचना में जो परिवर्तन होता है वो उस सजीव द्वारा किए गए जो प्रयत्न है अथवा किए गए आलस पर निर्भर होता है। ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग सिद्धांत भी नाम दिया गया। इसके भी आगे जाकर उन्होंने ऐसा भी कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। जैसे जिराफ, यह जो प्राणी है यह क्या करता है, पहले जो देखा जाए तो उसकी जो गर्दन थी वो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन उसका जो पेड़ों की ऊपर की पत्तियां खाने का जो उसकी आदत थी, उसकी ऊपर की कोई भी पेड़ की ऊपर की पत्तियां खाने की जो आदत थी, इसलिए क्या हुआ, उसके गर्दन को उसने तान कर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने की आदत थी। उसके कारण उसकी गर्दन धीरे धीरे आगे के पीढ़ी में हमको और ज्यादा लंबी दिखाई दी। गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। उसी प्रकार से लोहार के कंधे घनों के प्रहार से मजबूत हुए। जो लोहार है उसके कंधे जो घनों के प्रहार होता है उसका हमेशा उससे उसके कंधे मजबूत बने। शुतुरमुर्ग, ईमू आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न आने के कारण कमजोर हुए। वही ये जो पक्षी हैं इन्होंने अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उनके जो पंख है वह कमजोर बने। आगे हंस बतखों के पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए।
हमेशा हंस और बतख जो है उनके पैर पानी में रहते हैं और वो तैरते हैं तो तैरने योग्य हुए, अथवा सांप ने बिल में जाने योग्य शरीर रचना करते करते अपनी पैर गंवा दिए। सांप हमेशा बिल में जाकर बैठने की उसकी आदत होने के कारण उसके जो पैर थे वह धीरे धीरे चले गए। ये सभी उदाहरण उपार्जित विशेषताएं इस स्वरूप की होने के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होती है। यह क्या हो गया? यह विशेषताएं क्या है? हमको अगले पीढ़ी में संक्रमित होती हुई दिखाई देती है। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है, या तो लैमार्क का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को लैमार्क का सिद्धांत कहते हैं। विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर अंग का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण प्रयत्नों से शरीर अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे मान्य हुआ। अभी क्या हुआ? एक तो विशिष्ट रूप के प्रयत्नों से शरीर का अंग मतलब वही हमको बार बार जो शरीर का अंग है उसका इस्तेमाल करने से वह अंग का विकास हुआ है, या तो प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट हुआ है, यह मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते हैं। इसकी बार बार जांच की गई और लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत गलत साबित हुआ। अभी यह जो सिद्धांत है वह गलत साबित हुआ। उसके कारण यह है कि संक्रमण अमान्य हुआ। इसका कारण है स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए गए जाते हैं। खुद में जो परिवर्तन आया है वह नई पीढ़ी में नहीं दिए जाते हैं, और यह बार बार जांच करने के बाद लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत गलत साबित हुआ। आगे यहाँ पर दिया गया है परिचय, वैज्ञानिकों का परिचय। इसमें जीन बाप्टिस्ट लैमार्क इनके बारे में बताया गया। 1744 to 1829 इनका पीरियड है। उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, ऐसा विचार लैमार्क इन्होंने रखा। उत्क्रांति के पीछे उन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार, मतलब अगर उनमें उत्क्रांति है, दिखाई दे रही है, तो उस ठराविक सजीवों का उसमें प्रयत्न जिम्मेदार होता है। उन्होंने प्रयत्न किया तो उसमें उत्क्रांति दिखाई देती, वह सजीवों के अंगों में उत्क्रांति दिखाई देती है। इस फ्रेंच वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रत्येक प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक वनस्पति को कहिए या तो प्राणी अपने जीवन काल के दरमियान परिवर्तित होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा न थोड़ा बदलाव होता है, और उनकी अगली पीढ़ी में ये परिवर्तन पहुंचाए जाते हैं, और अगली प्रत्येक पीढ़ी में भी ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब अगले पीढ़ी में भी परिवर्तन दिखाई देता है और उसके बाद के अगले पीढ़ी में भी परिवर्तन पहुंचाया जाता है। आगे सजीवों के जीवन काल में जो विशेषताएं उन्होंने प्रतिपादित की है वे संतान की ओर संक्रमित हो सकती है। जो भी विशेषताएं हमको सजीवों में दिखाई देती है वह आगे संतान की ओर संक्रमित हो सकती है। इसे ही संपादित गुणों का अनुवंश कहते हैं। यही बताया है कि आगे उसका जो नई पीढ़ी है उसमें परिवर्तन हमको दिखाई देता है। आगे यहाँ पर बताया इंटरनेट मेरा मित्र। आपको इंटरनेट से जो भी जानकारी है, जैसे कि इंटरनेट की सहायता से विश्व के बंदरों की विविध प्रजातियों की छायाचित्र एवं जानकारी प्राप्त कीजिए। इंटरनेट द्वारा हमको जो भी सजीव है
या तो बंदर है, इनकी जितनी भी प्रजातियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो आज हमने देखा है पहला, ये तो लैमार्कवाद है, और इसके पहले देखा हमने डार्विन्स का सिद्धांत। यह 2 पार्ट हमने आज देखा है। ठीक है, इसके बाद आगे का जाति उद्भव, यह टॉपिक हम आगे के पीरियड में देखेंगे। तब तक आपको जितना पढ़ाकर हुआ है उतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है।